हाँ, तो स्टूडेंट हम ले रहे हैं कॉरपोरेट अकाउंटिंग, कॉरपोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और बीकॉम फर्स्ट ईयर में एबीएसटी फर्स्ट का पेपर है ये, और आज का हमारा टॉपिक है इंश्योरेंस क्लेम। क्वेश्चन की जो डिटेल है मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक हमारा पहले वाला ही चल रहा है जो हम पहले ले रहे थे, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। उसमें हम देख रहे हैं पॉलिसी, ये अमाउंट फॉर क्लेम के लिए हम किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इससे पहले आपने ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया है। तो देखिए, डेट ऑफ फायर है आपके पास 1 सितंबर 2014 और इंडेमनिटी पीरियड है आपके पास 6 मंथ। इंटरप्शन पीरियड 4 मंथ। पॉलिसी अमाउंट आपके पास हो जाता है 64,800। नेट प्रॉफिट फॉर प्रीवियस ईयर ₹20,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके पास हो जाते हैं 30,000। और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज आपके पास हो जाते हैं 6,000। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग 4,200 है। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेज आपके पास है 1,200। रिड्यूस्ड टर्नओवर avoided through increased cost of working 10,000। increase cost of working ₹10,000। ये आपकी एक ही लाइन है। और इंक्रीज इन टर्नओवर 20% एनुअल। और इंक्रीज इन रेट ऑफ जीपी
रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 5% एनुअली। अब देखिए आपको क्वेश्चन में 2013 ईयर के लिए सेल्स गिवन है और 2014 ईयर के लिए सेल्स गिवन है। ये 30 अप्रैल तक, यहाँ पे जो सेल्स गिवन है 30 अगस्त तक, और नेक्स्ट हो जाती है 31 दिसंबर तक। तो प्रीवियस ईयर यानी कि 2030 में थी 40,000 और यहाँ पे हो जाती है 14 में 60,000। इसी तरह प्रीवियस 90,000 थी, यहाँ पे हो जाती है 1,10,000 और 70,000 प्रीवियस ईयर में थी, आग लगने के कारण कम हो जाती है 20,000। ये आपको सेल्स गिवन है, सेल्स। और आपको अमाउंट फॉर क्लेम कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट अमाउंट फॉर क्लेम। तो देखिए क्वेश्चन की डिटेल हमारे सामने आ चुकी है। पॉलिसी अमाउंट आपके पास 64,800 है। डेट ऑफ फायर है 1 सितंबर 2014। इंडेमनिटी पीरियड आपके पास 6 मंथ है। इंटरप्शन पीरियड यानी कि जिस पीरियड में आपकी सेल्स कम हुई वो 4 मंथ है। नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का 20,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके पास 30,000। अनइंश्योर्ड 6,000। इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग यानी कि एडिशनल एक्सपेंसेस जो आपके एक्सपेंसेस किया आपने 4,200। सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,200। रिड्यूस्ड टर्नओवर यानी कि 4,200 एक्सपेंसेस आपने करके जो सेल्स इंक्रीज की है, जो आपको लॉस कम हुआ है वो कितने का है 10,000 का। जितनी सेल्स आपकी इंक्रीज हुई इसके कारण वो 10,000 है। इंक्रीज इन टर्नओवर 20% एनुअली है। इंक्रीज इन रेट ऑफ जीपी 5% है। और सेल्स आपकी गिवन है 2013 के लिए और 14 के लिए। ये अप टू ये यहाँ पे जनवरी 4 मंथ सेल है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल किसकी है? जनवरी की, फरवरी की, मार्च की और अप्रैल, 4 महीने। इसी तरह ये मई, जून, जुलाई और अगस्त की है। ये हो जाती है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 4 मंथ की सेल करके दी हुई है इस तरीके से इसने। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन चारों महीनों की सेल 40,000, 60,000 है। मई, जून, जुलाई, अगस्त इन सब की सेल्स 90,000 और 1,10,000 है। इसी तरह सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2013 के लिए सेल्स हुई 70,000 और 14 के लिए हुई 20,000। तो इस तरीके से आपको गिवन है, ईयर यहाँ है। तो अब देखिए हम क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं, आपकी जो स्टेप है पहले क्वेश्चन में जैसी थी सेम वैसी स्टेप रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास 7 स्टेप हो जाती है क्लेम कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है शॉर्ट सेल। सेकंड में आप कैलकुलेट करेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके हैं इस टाइप के। थर्ड स्टेप में आप कैलकुलेट करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट भी कह सकते हैं आप इसको। फोर्थ में आप पॉलिसी टू बी टेकन। फिफ्थ स्टेप में कैलकुलेट करेंगे क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेज। 6 में टोटल लॉस ड्यू टू फायर। और 7th स्टेप हो जाती है क्लेम फॉर एक्सपेंसेज।
अमाउंट फॉर क्लेम। तो ये 7 स्टेप है आपके पास, 7 स्टेप है, इसमें आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अभी कर देते हैं। देखिए शॉर्ट सेल आपके पास कैसे कैलकुलेट करना है आपको। सबसे पहले ये देखिए आप सेल कौन सी लेंगे। तो यहाँ पे हम लेते हैं प्रीवियस ईयर सेल, फॉर इंडेमनिटी पीरियड, फॉर इंडेमनिटी पीरियड। और इंडेमनिटी पीरियड क्या था, 1 सितंबर 2014 को आग लगी तो प्रीवियस ईयर हो जाता है 13, तो हम 1 सितंबर 2013 की सेल लेंगे। और 4 मंथ इंडेमनिटी पीरियड है, तो इंडेमनिटी पीरियड देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4 मंथ, तो 1 सितंबर 2013 से 4 मंथ कैलकुलेट कर लीजिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2013 तक की सेल चाहिए आपको। तो 4 मंथ की सेल चाहिए, और वो 4 मंथ कौन से होने चाहिए, 2013 के, प्रीवियस ईयर के। तो प्रीवियस ईयर यानी 2013 ये रही, और 4 मंथ सेल ये रही, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो यहाँ पे ये सेल आ जाती है, ये आपकी आ जाएगी 70,000। ऐड करेंगे तो देखिए ऐड कितना है, इंक्रीज इन टर्नओवर 20% एनुअली, हर साल आपकी सेल 20% इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आप 20% इंक्रीज कर देंगे सेल्स, तो 70,000 का 20% 14,000 हो जाता है, 84,000 ये आपकी एक्सपेक्टेड सेल आ जाती है। अब आप लेस कर देंगे एक्चुअल सेल ऑफ करंट ईयर फॉर इंडेमनिटी पीरियड। तो देखिए इस साल का जो इंडेमनिटी पीरियड है वो कितना है, तो वो सेम है लेकिन 13 की जगह 14, यानी कि 1 सितंबर 2014 टू 31 दिसंबर 2014। ये जो आपका है करंट ईयर का इंडेमनिटी पीरियड है, तो करंट ईयर की जो सेल है वो हम ले लेंगे। तो करंट ईयर की सेल ये रही हमारे पास 20,000 है, यानी कि 84,000 की सेल होनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में कितनी हुई 20,000, तो 64,000 ये जो सेल है ये कम हुई, इसे हम कहेंगे शॉर्ट सेल। तो आपकी स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आपने शॉर्ट सेल कैलकुलेट कर ली है 64,000, और अगर आप हेडिंग डालना चाहें तो आप हेडिंग डाल सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट सेल स्टेप फर्स्ट। यहाँ पे हम डाल देंगे स्टेप फर्स्ट कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट सेल। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाती है। सेकंड स्टेप आ जाती है हमारे पास। सेकंड स्टेप है कंप्यूटेशन ऑफ रेट ऑफ जीपी। रेट ऑफ जीपी कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेज अपॉन प्रीवियस ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना था, तो आपको नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है 20,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे देखिए इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000 है, आपको ये गिवन दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर सेल। तो प्रीवियस ईयर सेल आपके पास हो जाती है 40, 90 और 70, इन सबका टोटल कर लीजिए। प्रीवियस ईयर 13 था तो 13 का टोटल कर लीजिए 40,000, 90,000, 70,000 का। तो 40 प्लस 90 प्लस 70 ये आपके पास हो जाती है 2 लाख की सेल। तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपकी जो जीपी रेट है वो 25% है और हर साल 5% इंक्रीज होती है। देखिए यहाँ पे कह रखा है कि इंक्रीज इन रेट ऑफ जीपी, इससे पहले क्वेश्चन में नहीं आया, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इंक्रीज इन रेट ऑफ जीपी 5% एनुअली। आपकी जो ग्रॉस प्रॉफिट रेट है हर साल 5% इंक्रीज होती है, तो 25% इस साल है, 5% इंक्रीज होती, ये पिछले साल की जीपी रेट है 25%, इस साल 5% इंक्रीज होती और ये टोटल हो जाती 30%। तो आपकी जीपी रेट हो जाएगी 30%। अब आप फर्स्ट में आपने शॉर्ट सेल कैलकुलेट की थी कितने रुपए, 64,000। तो हम ये यहाँ पे लिख देते हैं जिससे कि जब भी काम में आए यहाँ से ले सकें। और रेट ऑफ जीपी आपने कैलकुलेट किया 30%,
ये भी हम यहाँ पे रख देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप दोनों कैलकुलेट कर ली। अगर आप सेकंड स्टेप की हेडिंग डालना चाहें तो आप ऊपर लिख सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ रेट ऑफ जीपी। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देंगे कंप्यूटेशन ऑफ रेट ऑफ जीपी। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप कैलकुलेट करने के बाद हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप देखिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए लॉस ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं लॉस ऑफ प्रॉफिट। फार्मूला क्या यूज़ करते हैं, जीपी रेट 100 इंटू शॉर्ट सेल। तो आपके पास जीपी रेट है 30% इंटू शॉर्ट सेल आपके पास हो जाती है 64,000। 64,000 का 30% आप कैलकुलेट करेंगे 19,200। ये लॉस है आपका, इतना लॉस आपको हुआ है। और हेडिंग आप डाल देंगे स्टेप थर्ड, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो इस तरीके से आपके थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगी और आप कैलकुलेट कर पाएंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट 19,200। फोर्थ स्टेप में आ जाते हैं। फोर्थ स्टेप है आपकी पॉलिसी टू बी टेकन। तो ये यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एनुअल टर्नओवर चाहिए, एनुअल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं 12 मंथ सेल। बात वही होती है, 12 मंथ सेल चाहिए आपको जस्ट बिफोर डेट ऑफ फायर। मेन बात ये याद रखना, आग लगने से ठीक 12 महीने पहले की, यानी कि आग कब लगी वो डेट देखिए, फर्स्ट सितंबर 2014 को लगी। तो यहाँ पे हम लेंगे 13 टू सेम 1 सितंबर 2014। तो ये इस पीरियड की आपको सेल चाहिए 1 सितंबर 2013 टू 1 सितंबर 2014। ये जो 12 महीने, इन 12 महीने की सेल चाहिए जब आग लगी उससे ठीक 12 महीने पहले की सेल। तो देखिए वो कैसे लेंगे हम, यहाँ पे आग आपको लगी थी, इस यहाँ पे लगी आपकी आग, तो इससे 12 महीने पहले कौन सी हो गई, 1 सितंबर 2013 से। तो 1 सितंबर से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो 4 महीने तो आपको 2013 के चाहिए दिसंबर के, तो वो ये रहे आपके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो 70,000 सेल आ जाती है आपकी 4 मंथ की, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आ गए 2013 यानी कि 2013 के। अब करंट ईयर के देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की सेल हो जाती है 60,000। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने की सेल ये आ गई। प्लस 1,10,000 जो सेल है ये हो जाती है आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल की सेल थी। तो यहाँ देखिए अप्रैल की सेल ख़त्म हुई और ये 31 अगस्त तक आ जाती है आपके, मई, जून, जुलाई और अगस्त। 1 सितंबर को आग लगी गई तो अब सेल आएगी नहीं, तो 12 महीने हो गए। तो 12 महीने की जो आप सेल लेंगे वो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, आग लगने से ठीक पहले वाले 12 महीने की सेल चाहिए आपको, और वो हो जाती है 70,000 से लेकर ये वाली सेल, ये वाली सेल और ये वाली सेल। ये जो सेल है 70, 60 और 110, ये सेल हो जाती है आपकी आग लगने से ठीक 12 महीने पहले वाले की सेल। तो इन सब का टोटल कर लेंगे, आपके पास 12 मंथ सेल्स आ जाएगी। 70,000 प्लस 60,000 प्लस 1,10,000, तो ये आपके पास हो जाती है 2,40,000। अब आप ऐड करेंगे, 20% इंक्रीज़ होता है हर साल, तो इस साल भी जो आपकी सेल थी वो 20% इंक्रीज़ होती। यहाँ पे कह रहा है देखिए इंक्रीज इन टर्नओवर 20% एनुअली, तो आपको 48,000 इंक्रीज होनी थी सेल इस साल, और आपकी टोटल सेल्स हो जाती 2,48,000। ये आपका एनुअल टर्नओवर हो जाता। अब आप इसके थ्रू पॉलिसी टू बी टेकन कैलकुलेट करेंगे।
पॉलिसी टू बी टेकन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास रेट ऑफ जीपी है, इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एनुअल टर्नओवर से। तो देखिए 2,48,000 ये आपका एनुअल टर्नओवर हो जाता है, रेट ऑफ जीपी हो जाती है 30%। 2,48,000 का 30% कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाता है 74,400। 248 का 30% 74,400 हो रहा है। तो एनुअल टर्नओवर आपने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया है। एनुअल टर्नओवर आपके पास 2,88,000, बिल्कुल ये यहाँ पे देखिए 240 प्लस 48 ये 88 हो जाता है, तो यहाँ पे भी आप 88 लेंगे। 2,88,000 का 30% ये आपके पास हो जाता है 86,400। तो ये आपके पास पॉलिसी टू बी टेकन आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ प्रॉफिट 19,200 का हुआ है, तो इसे लिख लीजिए आप 19,200 का लॉस ऑफ प्रॉफिट। पॉलिसी टू बी टेकन आपने कैलकुलेट किया 86,400। तो ये दोनों हमने लिख लिया है ताकि जब भी काम में आए तो हम यहाँ से इसको यूज़ कर लें। क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेज अब आप कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए आपको अच्छी खासी जगह चाहिए, मैं आपको बता दूँ। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखिए पॉलिसी टू ये क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेज कैलकुलेट किया था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेज किस तरीके से कैलकुलेट करना है। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा बढ़िया है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन की बढ़िया प्रैक्टिस करें। शुरू में हो सकता है कि आपको हार्ड दिखे, लेकिन बाद में इनकी प्रैक्टिस हो जाती है और प्रैक्टिस होने के बाद ये क्वेश्चन ईजी लगते हैं। तो देखिए क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेज आपकी दो स्टेप है, ए और बी। दोनों में से जो कम होगा हम उसके लिए क्लेम एक्सेप्ट करते हैं। ए स्टेप क्या है, आपको ए स्टेप में कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट प्लस नेट प्रॉफिट, अब यहाँ पे इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेज और अपॉन में आप प्लस कीजिए और स्टैंडिंग एक्सपेंसेज, मल्टीप्लाई बाय एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो देखिए हमारे पास इस केस और बी केस में आपको जो लेना है ये आपका बी केस हो जाता है। बी केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सेल्स इंक्रीज है, सेल्स इंक्रीज ड्यू टू एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग के कारण जितनी आपकी सेल्स इंक्रीज हुई है आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट ऑफ जीपी से, डिवाइडेड बाय 100। तो इन दोनों से ही क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेज आएगा। फर्स्ट फॉर्मूले से भी आप एडिशनल क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेज कैलकुलेट करेंगे, क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेज, और सेकंड फॉर्मूले से भी आप कैलकुलेट करेंगे क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेज। तो ए फॉर्मूले से और बी फॉर्मूले से, दोनों फॉर्मूले से हमने क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेज किया कैलकुलेट, लेकिन हम जो आगे लेके जाएंगे नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए वो कौन सा लेके जाएंगे, दोनों में से जो वैल्यू कम होगी हम उसे आगे लेके जाएंगे। फर्स्ट ए केस में और बी केस में दोनों में जो अमाउंट आएगा, दोनों में से जो वैल्यू कम होगी हम उसे आगे लेके जाएंगे।
तो देखिए फर्स्ट फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रखें तो नेट प्रॉफिट हमारे पास इस केस में हो जाता है 20,000, आपको प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट दे रखा है तो ये हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं 20,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखें तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके पास 30,000 है, ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट आपका 20 हो जाता है। और ऑल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखें तो देखिए इंश्योर्ड स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 30,000 है, अनइंश्योर्ड एक्सपेंसेस 6,000 है, टोटल इन दोनों का हो जाता है 36,000। तो ये ऑल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं। मल्टीप्लाई करें इसको एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग, तो एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग आपको यहाँ पे दे रखी है, ये आपके पास इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग या एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग एक ही बात है, तो 4200 ये आपके पास एक्सपेंसेस है, इनको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आप देखेंगे 50,000 डिवाइडेड बाय 56,000 मल्टीप्लाई बाय 4200 करने पर आपको 3750 के लिए क्लेम करना चाहिए। तो फर्स्ट केस में आप कितने के लिए क्लेम करेंगे? 3750 के लिए। लेकिन बी केस में जो बी फार्मूले से आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो देखिए कितनी है, तो सेल्स इंक्रीज ड्यू टू एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है रिड्यूस्ड टर्नओवर अवॉइडेड, यानी कि आपने इतना टर्नओवर रिड्यूस करना अवॉइड किया है 10,000 किसके थ्रू? इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो 10,000 की जो आपकी सेल है वो ज़्यादा हुई है वर्किंग कॉस्ट के कारण, तो 10,000 आपकी सेल्स हो जाती है इंक्रीज ड्यू टू एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ जीपी 30%, तो ये हो जाता है आपका 3,000। तो बी केस में आपके पास क्लेम आया है सेम, तो ये आपका बी केस हो जाता है। और ए केस में आपके पास ये क्लेम आया है। इन दोनों में से जो अमाउंट कम होगा उसको हम आगे लेके जाएंगे। तो देखिए हमारे पास जो अमाउंट कम है वो कौन सा है? 3,000। तो 3,000 क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस आगे जाएगा। तो इस तरीके से हम दोनों अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ए फार्मूले से और बी फार्मूले से। दोनों में से जो कम अमाउंट होती है वो आगे लेके जाते हैं, 3,000 हम आगे लेके जा रहे हैं। अब हम देखें टोटल लॉस कितना हुआ, 6 स्टेप। तो देखिए अब तक हम 5th स्टेप कैलकुलेट कर चुके हैं, ये स्टेप 5 हो जाती है और इसका नाम आप दे सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम फॉर एडिशनल एक्सपेंसेस। तो 5th स्टेप कंप्लीट करने के बाद हम स्टेप 6 में आ जाते हैं, जो है टोटल लॉस ड्यू टू फायर। तो टोटल लॉस ड्यू टू फायर हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे अब देख लेते हैं हम। तो देखिए लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट ये आपको गिवन है, आपने कैलकुलेट किया था लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट 19,200। इसमें ऐड करेंगे आप लॉस ऑफ एडिशनल कॉस्ट ऑफ वर्किंग। तो इसका जो लॉस बन रहा है आपका वो है 3,000। टोटल क्लेम आपका बनता है 22,200। इसमें से आप लेस करेंगे सेविंग इन स्टैंडिंग एक्सपेंसेज। तो सेविंग इन स्टैंडिंग एक्सपेंसेज आपकी हो जाती है 1,200। 21,000 ये आपको टोटल लॉस हुआ है ड्यू टू फायर। टोटल लॉस ड्यू टू फायर। तो इस तरीके से देखिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपकी हो जाती है स्टेप 6 और इसका नाम आप दे सकते हैं कंप्यूटेशन ऑफ लॉस ऑफ फायर या टोटल लॉस ड्यू टू फायर। स्टेप 6 के बाद लास्ट स्टेप आ जाती है आपकी स्टेप 7। स्टेप 7 में आप कैलकुलेट करेंगे अमाउंट फॉर क्लेम। फॉर्मूला यूज करेंगे आप लॉस बाय फायर मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय पॉलिसी टू बी टेकन। तो देखिए लॉस बाय फायर हमारे पास था कितना,
लॉस बाय फायर हमारे पास हमने कैलकुलेट किया, टोटल लॉस ड्यू टू फायर हमें 21,000। पॉलिसी अमाउंट हमारे पास कितना था 64,800, क्वेश्चन में गिवन है आपको। और पॉलिसी टू बी टेकन आपने कैलकुलेट किया था 86,400। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 64,800 डिवाइडेड बाय 86,400 मल्टीप्लाई बाय 21,000, आपका जो क्लेम बनता है 15,750 के लिए आपका क्लेम बनता है। तो ये क्लेम आप कर देंगे और इंश्योरेंस कंपनी चेक करेगी कि ये क्लेम आपका पास होने लायक है या नहीं है। अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगता है कि क्लेम पास होने लायक है तो उस कंडीशन में आपका क्लेम पास कर दिया जाएगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो देखिए आप इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। सी यू अगेन।